अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। वापस से स्वागत है आप सभी लोग का एक Q&A वीडियो में। इसमें बेहद ज़रूरी मसलों का जो है जो जो चल रहे हैं उस पे लोगों का सवाल आया है, उसका जवाब देने वाला हूँ। इमिग्रेशन के रिगार्डिंग सारे डॉक्यूमेंट, सारे पेपर रेडी होने, जो रिक्वायरमेंट है इमिग्रेट साइट की, वो सारी चीज़ें होने के बाद से भी वो इमिग्रेशन नहीं हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है। उस क्यों हो रहा है, बहुत लोगों को प्रॉब्लम है और लोगों को एजेंट ये भी अभी बता रहे हैं भाई इमिग्रेशन चालू नहीं है, चालू नहीं है, चालू। उसके बारे में आप लोग बताऊंगा। एक बड़ी अपडेट है उम्रा वीज़ा पे ट्रैवल करने वालों के लिए, वो आप लोगों को बताने वाला हूँ। और छुट्टी आके जो है, अगर छुट्टी एक्सपायर होती है तुरंत दूसरे वीज़ा पे जाने वालों के लिए भी अपडेट है। एक भाई ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है, वो भी उन्होंने भी कमेंट करके बताया है कि खुशखबरी दे दीजिए सबको। और भी ज़रूरी जो है लोगों ने सवाल पूछे, इसका जवाब दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किए हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले एक भाई का सवाल लेना चाहूँगा, ये अजरुद्दीन करके ये करें कि भाई आप सब लोगों को खुशखबरी दे दो, जिनका भी छुट्टी ख़त्म हो गया है वो दूसरे वीज़ा पे सऊदी अरब जा सकते हैं। मैं आ गया हूँ दूसरे कफिल के पास, जल्दी से आप सबको बता दो। तो मैंने इनसे पूछा भी था कि इकामा वैलिड था आपका या एक्सपायर था, क्योंकि कई लोगों के साथ ये भी प्रॉब्लम हो रही है कि छुट्टी रूल जो यही है, जो रूल अप्लाई हुआ सऊदी की तरफ से कि छुट्टी आपकी एक्सपायर हुई, आप उसके तुरंत बाद चाहें तो सेम कंपनी में, सेम कफिल के पास या किसी और कंपनी में, यानी नए वीज़ा पे आप जा सकते हैं। वैसे ये भाई चले गए हैं नए वीज़ा पे छुट्टी खत्म होने के बाद, लेकिन कई कई लोगों का जो है ना इकामा रिन्यूअल करके वो लोग भेज देते हैं, एक एक साल आगे इकामा बढ़ा हुआ है। तो लोग डरते हैं यार इकामा इतने साल का वैलिड है कैसे जाएँ। तो हम लोग बताते हैं कि सेफ साइड यही है कि आप 6 महीना वेट कर लीजिए। ऑटोमेटिक कंपनी में काम करने वालों का 6 महीना बाद जो है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है। तो उन सब चीज़ों पे जो है आप फिर दोबारा से 6 महीना बाद जाने की कोशिश करें तो सेफ़ रहता है। लेकिन इन्होंने जहाँ तक बताया कि भाई छुट्टी एक्सपायर हुई और आप तुरंत काम कराओ चले जाओ, तो आप लोग भी जा सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। एक भाई हैं साबिर, इनका भी काफ़ी ज़रूरी सवाल है स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग करेंगे। इंडिया में जिसका जो है स्किल टेस्ट हुआ है, क्या वापस सऊदी अरब से आने के बाद भी उसका स्किल टेस्ट होगा? तो देखिए, एक बार जो स्किल टेस्ट होता है उस प्रोफेशन के लिए, वो 5 साल के लिए वैलिड रहता है, वो सर्टिफिकेट पे लिखा रहता है। तो अगर आप सऊदी से चले आए उस वीज़ा पे, मान लीजिए गए आप मेसन पे गए, आपने मेसन का टेस्ट दिया, मेसन का वीज़ा था, तो ठीक है। फिर आप मेसन पे ही आते जाते रहेंगे कि मेसन का ही वीज़ा अगर मिलता है तो टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं 5 साल तक। मान लीजिए आप गए वहाँ से जाके और फाइनल एग्जिट आ गया, फिर दूसरे वीज़ा पे जा रहे हैं और वो वीज़ा डिफरेंट है। लक बाई चांस अगर जिसका आपने टेस्ट दिया वही प्रोफेशन का वीज़ा आ गया तो सर्टिफिकेट काम कर जाएगा। अगर वो सर्टिफिकेट दूसरा है और अभी वीज़ा दूसरा आ गया है तो आपको टेस्ट देना पड़ेगा। एक भाई हैं उमरा के रिगार्डिंग इन्होंने अपडेट दिया है, ये हेल्प ऑफ पीपुल नाम से इनका भी खैर कुछ चैनल लेकर है कि भाई सऊदी एयरलाइंस का लेआउट टाइमिंग की वजह से मुझे बोर्डिंग करने को नहीं दिया गया। उमरा वीज़ा पे ये गए हुए थे जिद्दा एयरपोर्ट पे। तो देखिए, उमरा वीज़ा पे आप सऊदी अरब के कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन ये अपना एक्सपीरियंस शेयर किए हैं कि मैं इंडिया से जिद्दा पहुंचा और लेआउट टाइमिंग की वजह से, लेआउट टाइमिंग यानी जो कनेक्शन का टाइम होता है ना, मान लीजिए इनको जाना रियाद था, जिद्दा नहीं जाना था उमरा वीज़ा पे, लेकिन इनकी फ़्लाइट जो थी वाया जिद्दा थी और जिद्दा में इनको लेआउट जो टाइमिंग जो ये रहता है ना कि भाई इन बिटवीन जो भी कनेक्शन का टाइम रहता है, वो बीच में जो 2-3 घंटे मिलते हैं, वो उसको लेआउट टाइमिंग बोलते हैं। वो लेआउट टाइमिंग में, यानी वेटिंग भी आप बोल सकते हैं, उस टाइमिंग में इनको खाली 1.5 घंटा ही मिला। अब ये बता रहे हैं कि हमको एयरलाइंस वाले बोले कि अगर आप उमरा वीज़ा पे हैं और आपको जो है जिद्दा नहीं आके जिद्दा से कहीं और जाना है, आपका कनेक्टिंग फ़्लाइट है, तो आपके फ़्लाइट में जो है कम से कम 3 घंटे की गैप होनी चाहिए और आपका खाली 1.5 घंटे का गैप है। इसके लिए आपको जो है बोर्डिंग सामने जाने का, रियाद जाने का नहीं मिलेगा। ये प्रॉब्लम इनके साथ हुआ। इन्होंने शेयर किया कि भाई कनेक्टिंग फ़्लाइट जो भी लेके आएँ, अगर वाया जिद्दा आ रहे हैं और किसी और शहर उनको जाना है, उमरा वीज़ा है, तो 3 घंटे से ज़्यादा की उनकी कनेक्शन होनी चाहिए अगर सऊदी एयरलाइंस की फ़्लाइट है तो। मैं सोचा आप लोगों को भी शेयर कर दूँ, इसके बारे में आगाह कर दूँ। एक भाई हैं शाहनवाज करके, कहेंगे सलाम, इनका जो मसला है ये बता रहे हैं कि उनका मेडिकल वगैरह सब हो गया, मेडिकल जो है साइट पे शो कर रहा है, लेकिन वीज़ा लगाने के लिए कॉन्सुलेट में दिया गया है तो वहाँ पे हेल्थ की साइट पे, यानी गमका की साइट पे जो है मेडिकल शो नहीं कर रहा है, वो लोग बता रहे हैं और रिजेक्शन आ रहा है। तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। गमका की एक ही साइट है, वफ़ीद साइट जो है, और उस पे गमका आपका अगर मेडिकल हुआ तो फिट अनफिट दिखा रहा है, वही साइट है मात्र दिखाने की, हेल्थ वाली साइट। हाँ, एक चीज़ पहले होता था कि भाई मेडिकल को ऑनलाइन कराओ, यानी वफ़ीद की जो आपने मेडिकल कराया वहाँ फिट है तो वो सऊदी की वेबसाइट पे जो है उसको लिंक करना होता था, ऑनलाइन करना होता था। अब वो बंद हो गया, अब वो सिस्टम ही नहीं है। फिर भी कई डॉक्टर लोग मुफ़ा मांगते हैं, मुफ़ा दो, मुफ़ा ऑनलाइन करेंगे तब जाएगा, ऐसा होता है। लेकिन जब कॉन्सुलेट में चला गया तो उसका कोई लुकआउट ही नहीं। अगर आपका फ़िट ऑनलाइन है तो वीज़ा लग जाएगा। मुझे जहाँ तक लग रहा है आपका एजेंट आपसे कुछ छुपा रहा है, ऑफ़िस वाला कुछ छुपा रहा है, बात कोई और है, आपको मसला कोई और बता रहा है। एक भाई हैं रावत करके, ये कह रहे हैं कि सलाम भाई और सलाम भाईजान, बोले मुफ़ा कब आता है, कितना टाइम लगता है और मुफ़ा ऑफ़र लेटर आने के बाद आता है या वीज़ा आने के बाद आता है? तो देखिए, जब आपका कहीं भी सिलेक्शन हो जाता है ना सऊदी अरब के लिए, तो आपका मेडिकल होता है भाई, आप
मेडिकल करा लो, एक प्रोफेशन देंगे, इसका इस काम में आप जा रहे हो, इसका मेडिकल कराओ। तो आप मेडिकल कराएंगे, मेडिकल फिट होगा, उसके बाद सारे शुरू होते हैं प्रोसेस मोपा वगैरह के। तो वीज़ा ऑलरेडी उनके पास रहता है, ऑफिस वालों के पास, तभी तो आपका सिलेक्शन देते हैं और बताते हैं अब मेडिकल करो, तो आपको फिर वो मोपा दे देते हैं। ऑफ़र लेटर का कोई लुकआउट नहीं, ऑफ़र लेटर तो सिलेक्शन के बाद आता है या फ्लाइट के टाइम भी मिलता है एग्रीमेंट, वो अलग चीज़ है। एक भाई ये कह रहे हैं कि इंडिया में स्किल टेस्ट के लिए राजस्थान जाना होगा, क्योंकि सिर्फ स्किल टेस्ट राजस्थान में हो रहा है और कहीं हो नहीं रहा है। भाई राजस्थान में भी हो रहा है, लेकिन सिर्फ एक प्रोफेशन ऐसा है जो ड्राइविंग का प्रोफेशन है। ड्राइविंग के जो भी प्रोफेशन है, ऑपरेटर के जो भी प्रोफेशन है, वो सारे टेस्ट राजस्थान के शिकर में हो रहे हैं। बाकी जो और डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं वो गोरखपुर में भी हो रहा है, पटना में हो रहा है, लखनऊ में है, दिल्ली में है, साउथ के स्टेट्स में है, हैदराबाद वगैरह में भी है, मुंबई में है, कलकत्ता में है, हर जगह हो रहा है टेस्ट। हाँ, एक ऐसा टेस्ट है फूड एंड बेवरेज काउंटर सर्वर। ये टेस्ट ना राजस्थान में हो रहा है, ना दिल्ली मुंबई हो रहा है, ये एक ही जगह हो रहा है, और ये हो रहा है वेस्ट बंगाल के मालदा में, यानी आप कह सकते हैं कि ये बंगाल में हो रहा है। एक भाई हैं एमडी राजुद्दीन करके, जो भी ये कह रहे हैं कि भाई इमिग्रेशन की साइट खुलेगी या नहीं, प्लीज़ बताइए। इमिग्रेशन के बारे में आप लोगों को अपडेट देता चलूँ। देखिए, इमिग्रेशन का सारा डॉक्यूमेंट लोगों के पास होने के बाद भी इमिग्रेशन नहीं हो रहा है। इमिग्रेशन की साइट ओपन है, इमिग्रेशन हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम आ रही है लोगों को। मान लीजिए आप गल्फ़ कंट्री में कहीं भी जा रहे हैं, इमिग्रेशन अगर ईसीआर पासपोर्ट है तो अब डरने की ज़रूरत है थोड़ी, क्योंकि मुश्किल हो रहा है। सारे डॉक्यूमेंट जो रिक्वायरमेंट है ई माइग्रेट के साइट की, वो सारे डॉक्यूमेंट स्पॉन्सर लोग प्रोवाइड कर दे रहे हैं, उसके बाद से भी इमिग्रेशन रिजेक्ट हो रहा है, इमिग्रेशन नहीं हो रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा, आपको बताता हूँ। मान लीजिए कोई कफील है, उसने आपको वीज़ा दिया, आपका पासपोर्ट ईसीआर है, आपका वीज़ा लग गया, और अगर कुवैत वगैरह का है, कुवैत का भी वीज़ा स्टैम्प होता है, और बाकी जहाँ का स्टैम्प नहीं होता है, लाइक दुबई हो या फिर ओमान हो, बहरीन हो, कतर हो, तो उनका आ गया तो इमिग्रेशन ईसीआर है तो इमिग्रेशन कराना पड़ता है। तो मान लीजिए सब होने के बाद जब इमिग्रेशन में आपका सब डॉक्यूमेंट दे दिया, प्रोसेस कर रहे हैं, तो ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा रहे हैं, यानी जो आपका स्पॉन्सर है, कंपनी है, वो ऑलरेडी इमिग्रेशन के साइट पे जो है पहले से ही वो रजिस्टर्ड है, पहले से उनका वहाँ पे आईडी बना हुआ है, तो ये शो कर रहा है, तो इसके लिए रिजेक्ट हो जा रहा है, नहीं हो रहा है, ये प्रॉब्लम है। अब वो आईडी पासवर्ड, मान लीजिए जो जिस कंपनी ने आपको वीज़ा दिया है, वो पहली बार तो वीज़ा नहीं दे रहा है, पहली बार दे रहा है तो बहुत अच्छा है। जो रजिस्टर केस आ रहा है उसने पहले किसी और को दिया होगा, किसी और ने रजिस्ट्रेशन किया होगा, आईडी पासवर्ड शेयर नहीं किया होगा कपिल या स्पॉन्सर से या उस जानने वाले से, वो लोग नहीं शेयर करते मैक्सिमम। अब इसके वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। अब आईडी पासवर्ड है ही नहीं तो लॉगिन कहाँ से होगा। इसका ऑल्टरनेट कुछ ना कुछ जो है ढूंढना पड़ेगा ई माइग्रेट की साइट को, या तो उसको डिलीट कर दिया जाए, फिर नए सिरे से जो है उस पर अपलोड किया जाए सारा डॉक्यूमेंट और रजिस्ट्रेशन करके इमिग्रेशन किया जाए। ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ सैकड़ों क्या हज़ारों की तादाद में अभी जो है पासपोर्ट का जो वीज़ा है वो एक्सपायर होने वाला है, वो जाएगा, वो दिक्कत होगी, क्योंकि ऑलरेडी रजिस्टर्ड दिखाएगा, क्योंकि एक कंपनी, एक मुअस्ससा कई जगह पे भी काम दे देते हैं। कई जगह आज इस ऑफ़िस को दिए, कल उस ऑफ़िस, परसों उस ऑफ़िस, इधर उधर भी दे सकते हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है। अब इधर उधर दे सकते हैं तो जो जिसके पास पहले किसी कभी दिए होंगे, जिसके पास आईडी पासवर्ड होगा, अब उनको क्या मालूम है किसके पास है किसके पास नहीं है। इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है और इमिग्रेशन रिजेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर आपका 20 दिन या 25 दिन से डिले हो गया, इमिग्रेशन नहीं हुआ, तो आप समझिए आपका रिजेक्शन आया है और अब होने वाला नहीं है। अगर उसका कोई अल्टरनेट जब तक नहीं होगा तब तक तो मुश्किल ही है। वीडियो के आखिर में बात करते हैं, एक भाई का सवाल लेना चाहूँगा। हिंदुस्तानी भाई है, कह रहे हैं कि भाई मेरा केस प्रिंट निकलवा सकते हो क्या। तो आखिरी में आप लोगों को मैं क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, ये आप लोगों को बता दूँ। देखिए, केस प्रिंट क्या होता है, इनको निकलवाना है, मैं सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ केस प्रिंट का, एयरपोर्ट प्रिंट का, जॉजात प्रिंट का, ये सारे पेपर जो मतलूब का प्रिंट हो, या ड्राइविंग लाइसेंस का, डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस मान लीजिए कफिल कई बार दे देते हैं, आपका लाइसेंस बनवा देते हैं, आपके आने के टाइम वो लाइसेंस रख लेते हैं और आपके पास कोई डिटेल्स नहीं रहता है। अगर आपके पास इकामा नंबर है तो वो डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस निकल जाता है, जो आपका एक प्रूफ रहता है कि चलो भाई मेरे पास ये तो लाइसेंस है, कफिल ने भले ही रख लिया था लेकिन डिजिटल तो है, क्यूआर कोड वाला। तो ये सारे मैं प्रोवाइड करता हूँ निकालने के लिए। केस पेपर भी मैं निकलवाता हूँ, आपके कोई जानने वाले हैं आप भी वहाँ से निकलवा सकते हैं। और एक और चीज़, बैन पेपर के बारे में लोगों का बहुत सवाल आता है कि भाई मेरा ऑनलाइन चेक हो सकता है क्या। ऑनलाइन नहीं चेक होता है बैन। आप MOL की साइट पे, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की साइट पे जाएंगे, MOI की साइट पे, तो वहाँ पे आपका दिखा सकता है आपका स्टेटस, अब्सेंट फ्रॉम वर्क दिखा रहा है तो ह्रू हो गया,
हुरूफ हो गया, मतलब आपके ऊपर हुरूफ था। तो ये चीज़ें होती हैं, इतना इतना तक आप देख सकते हैं। आप सऊदी अरब जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, उसके लिए बैन पेपर निकलवाना होता है, और ये ऑनलाइन कहीं चेक नहीं होता है, ये ऑफ़लाइन ही वहाँ से निकलवाना होता है। तो आपके कोई जानने वाले हैं, वहाँ से आप निकलवा सकते हैं, या मुझसे कॉन्टैक्ट करेंगे, उसका पेमेंट पैसा देना होता है। पहले पैसा देंगे, आप उसका अपना इकामा नंबर शेयर करेंगे व्हाट्सएप पे, तब जाके आपका ये प्रोसेस करके निकलवा के आपको पेपर दिया जाता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द ये जो Q&A सेक्शन था वो। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।